हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चलन चैप्टर से जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया है योर यूट्यूब चैनल दैट इज टॉपिक नॉलेज। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है, क्लास 12 का फिजिक्स है और चैप्टर का नाम है वैद्युत चलन। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दिया है कि एक क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, और ये भी लिख दिया है कि आपके एग्जाम में किस किस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यहाँ पर 2011 है, 12 है, 18 है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 2011 में पूछा गया था, 12 में भी इसी तरह से पूछा गया था और 17 में, 18 में भी पूछा गया था। और ये जो पहला क्वेश्चन आपका, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुक्त, यहाँ पर लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर लिख दिया गया है, ये भैया 18 में पूछा गया था, 11, 12 सब में पूछा गया था। ठीक, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हो। तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग दोनों वही वेग होते हैं। ठीक, और या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जैसे कि, चलिए मैं आपको बताता हूँ। या फिर आपसे ऐसे भी सिंपल में पूछ सकता है कि अनुगमन वेग से परिभाषित कीजिए। ये भी 2014 में आपको ऐसे पूछा गया था। ठीक, और इसके बाद या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। ठीक, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि किसी धातु में, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या तात्पर्य है। ठीक, मतलब आप क्या समझते हो या क्या तात्पर्य है। ठीक, तो वही होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपवाह वेग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, अपवाह वेग कहो या फिर आप अनुगमन वेग कह सकते हो। ठीक, तो देखो क्या होता है कि कोई भी चालक हो, ठीक, उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा धंसे होते हैं। ठीक, तो जब हम उस चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ले जाते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एक मतलब कि एक वेग से, एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। या फिर आप कह सकते हो गति करने का मतलब होता है वो चलने लगते हैं। ठीक, तो वो जिस वेग से, जिस स्पीड से चलते हैं, हम उसी चलने की स्पीड को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपको बताया उसी तरीके से लिख भी दिया है कि तो देखो कोई भी चालक जो हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, धंसे होते हैं। तो जब चालक, ठीक, जब उसे या चालक को किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हम ले जाते हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं वो क्या होते हैं, एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जिस गति से या जिस स्पीड से मतलब गति करने लगते हैं, उसी गति को, उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप किताबी भाषा में इसे छापना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया है। यहाँ पर लिख दिया है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म वेग से गति करते हैं, फिर यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन के इस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और याद रखना, इसे हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग को हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका लिखा है विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा दीजिए। ठीक, और इसकी इकाई भी लिखिए। ठीक, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र या मात्रक लिखिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि किसी चालक की पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतर्गत पद्धति में मात्रक दीजिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है आपका। तो देखो इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा का जो सूत्र होता है, यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/रो। और रो का मात्रक क्या होता है, देखो रो का मात्रक होता है ओम मीटर। अब अगर हम ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्स में। ठीक, तो जब किसी चीज़ को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इन्वर्स उसमें लग जाता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो आप समझ गए ना,
इसको हम लोग यानी विशिष्ट चालकता जो होता है इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होता है 1/रो, और रो का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमाएं लिखिए। ठीक, ये एग्जाम में आपके 2010 में पूछा गया था, 11, 12 और 15 में पूछा गया था। ठीक, उसके बाद इसका जो आंसर होगा ये होता है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, आप ये कह सकते हो। यानी कि इसका सिर्फ यहाँ पर मात्रक और बीमा आपसे पूछा था, तो इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, और इसका जो बीमा सूत्र होता है वो क्या होता है ml⁻³ और t⁻³ और a का पावर होता है -2। ठीक, ये इसका बीमा होता है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था वो था कि ऐसी दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक, तो ऐसे दो पदार्थ लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो अर्धचालक जो होते हैं उनका अगर ताप बढ़ाओगे तो उनका क्या होगा, ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधक घटती है। ठीक, मतलब कि अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनका अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो उनकी प्रतिरोधकता घटती है। ठीक, तो अर्धचालक में जैसे होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन कह सकते हो। तो सिर्फ दो ही नाम पूछे थे, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। ठीक, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है किसी धातु के प्रतिरोध पर ताप को क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ठीक, इस क्वेश्चन को 2015 में पूछा गया था। तो ताप के बढ़ाने से किसी धातु के प्रतिरोध का मान बढ़ता है, अर्थात धातु के पदार्थ का विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है अथवा पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ जाती है। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ताप के बढ़ाने पर धातु की जो वैद्युत चालकता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका 2012, 13 और 15 में पूछा गया था। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर है। तो उत्तर में यहाँ पर लिखा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है उसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश के प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए ना कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। और जो आपका जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो क्या होता है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में, परिपथ जो होता है उसके दो बिंदु हों और उसमें एकांक मतलब एक कूलाम आवेश अगर हम उसको उसमें प्रवाहित करते हैं तो जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो आपका अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर किरचॉफ का पहला नियम तथा दूसरा नियम जो है वो किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो वो आपका जो आंसर होगा वो किस पर आधारित है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण पर तथा दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। याद रखना, पहला नियम किस पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और जो दूसरा नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में लिखा है कि धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा गया है धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है तथा बीमा सूत्र बताइए, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। उसके बाद यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक भी लिखिए। या फिर आपसे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धारा घनत्व यानी जो जे होता है इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक, और 2013 में ऐसे ही पूछा गया था। ठीक, और उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व। ठीक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसको उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, ये धारा ही होता है। ठीक, क्या यहाँ पर लिखा गया है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो उससे अभिलंबवत, ठीक, क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो गुजरने वाली धारा होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं,
उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। और इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी धारा में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित है, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व कितना होगा, जे बराबर आई बटे में ए होता है। ठीक, कितना होता है, जे बराबर में आई बटे में ए होता है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। और इसका जो बीमा होता है वो होता है AL की पावर -2 होता है। ठीक, धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण होता है, ना कि संपूर्ण, सिर्फ एक बिंदु का होता है, पूरे यानी पूरे चालक का नहीं होता है, सिर्फ एक बिंदु का, इसको याद रखना। ठीक, तथा ये एक सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है किसी बिंदु पर धारा घनत्व की जो दिशा होती है उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा होती है। ठीक, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।